कोई सौदा करते हैं बेचने का, और वो प्रॉपर्टी हम क्या कर लेते, हमारा वो सौदा नहीं हो पाता, तो उस सौदे के लिए जो टोकन मनी होती है उसको हम फॉरफिट कर लेते हैं। अब 2014 से पहले अगर फॉरफिट किया होगा तब तो वो चला जाएगा इनकम फ्रॉम, कॉस्ट में से रिड्यूस हो जाता था। और अगर 2014 के बाद में 1 अप्रैल 2014 के बाद में एडवांस मनी फॉरफिट किया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लेते थे। बोलिए आगे बात समझ में। ओके, और कोई डाउट है कल तक में, बोलो। डाउट है किसी को कल तक वाली क्लास में? ठीक है, सुनिए आगे। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड। देखिए डिविडेंड क्या होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। लास्ट ईयर तक इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी, पर अब वो चीजें हटा दी गई हैं, तो अब इसका डिविडेंड बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान ट्रीटमेंट हो गया है इसका। कैसे, समझिए। देखिए डिविडेंड क्या होता था कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, हाँ, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा वो किसको देती है, शेयर होल्डर को। बाकी खुद रख लेती है अपने पास रिटेंड, ताकि वो और उससे पैसा कमा सके, उसको री इन्वेस्ट कर सके, राइट। अब कंपनी जब ये पैसा बांटती है उससे पहले कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे चुकी होती है, राइट। बोलिए हाँ या ना। डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से बढ़ता है ना। हाँ सर। अब बात आई कि सर ये जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर में बढ़ रहा है, शेयर होल्डर छोटे छोटे, किसी के पास 1 शेयर है, किसी के पास 2 शेयर है, ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर। तो गवर्नमेंट ने कहा पहले कि यार ये इतने सारे हजारों लाखों शेयर होल्डर से हम टैक्स कैसे वसूल करेंगे, ठीक है। तो क्यों ना इनका टैक्स भी आप ही जमा करा दो, जैसे टीडीएस होता ना, उसी तरीके से कि आप भी इनका टैक्स हमें जमा करवा दो, हम छोटे छोटे शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगेंगे। तो उसको नाम देते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या नाम देते थे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। आई बात समझ में। यस। अब ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ये कंपनी पे करती थी ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर जो कमाएंगे उसके लिए पहले से ही टैक्स दे देती थी कंपनी। इसलिए ये डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए क्या हो जाता था, एग्जम्प्ट हो जाता था। बोलो आई बात समझ में। हाँ सर। उसके बाद इसमें कई प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स कैसे आई वो समझना चाहते हैं। कंपनी ने क्या प्रॉब्लम आई सुनिए, कि सर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, अपना टैक्स दे रही है, फिर डिविडेंड बांट रही है, और डिविडेंड पे डीडीटी दे रही है। ये डिविडेंड जा रहा है शेयर होल्डर को लिए, और उसके लिए ये एग्जम्प्ट है। ये थी स्थिति, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसमें कई चेंज किए गए। बोला गया कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट तो लगभग कितनी है, 20% है। तो शेयर होल्डर को बताओ, अगर किसी बंदे की इनकम 10 लाख से ज्यादा है आज इंडिया में, ध्यान से सुनना, अगर किसी बंदे की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर 30% टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है, 30%, राइट। अब मान लो कि मैं 15 लाख रुपए का डिविडेंड कमा रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 15 लाख रुपए का डिविडेंड कमा रहा हूं, ठीक है। तो क्या मुझ पे भी 30% रेट लगनी चाहिए 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे? अगर मैं और कोई इनकम कमा ही नहीं रहा, बस ये मान लो मैं तो 15 लाख का डिविडेंड ही कमा रहा हूँ,
तो भी मेरे पे 15 लाख में 10 लाख के ऊपर वाले पे तो 30% लगना चाहिए ना। हाँ, पर डीडीटी लग रहा था कंपनी के ऊपर 20%, और मेरे लिए तो पूरा 15 लाख टैक्स फ्री था। बताओ, ऐसा ही था। कंपनी पे तो 20% डीडीटी लग रहा था, अप्रोक्स सही 20%, ठीक है, और मेरे ऊपर तो पूरा टैक्स फ्री था। तो फिर मेरे ऊपर और टैक्सेबिलिटी करने के लिए एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 115 बी बी डी। इस सेक्शन ने क्या कहा कि भैया शेयर होल्डर के लिए 10 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, उससे ऊपर वाला 10% की रेट से टैक्सेबल है। फिर ये चेंज किया गया। बोलो आगे बात समझ में। कंपनी तो डीडीटी देगी देगी, शेयर होल्डर के लिए 10 लाख तक तो टैक्स फ्री है, पर 10 लाख से ऊपर वाला 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। बोलिए, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, बात समझ में आ गई। तो पहले क्या था, दोबारा बोल रहा हूँ, पूरी कहानी ढंग से समझ लेना। पहले कंपनी प्रॉफिट बांट पे अपना टैक्स पे करती थी, फिर डिविडेंड बांटती थी तो डीडीटी पे करती थी 20% के अप्रोक्स रेट के हिसाब से। शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड एग्जम्प्ट हुआ करता था। फिर गवर्नमेंट को लगा कि भैया ऐसे एग्जम्प्ट करेंगे तो 10 लाख से ऊपर जो डिविडेंड कमाएगा शेयर होल्डर, उस पर तो हमें कम टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने नया सेक्शन लगा दिया 115 बीबीडी, और लगा के क्या बोला कि 10 लाख तक तो एग्जम्प्ट है और 10 लाख से ऊपर वाले पे 10% टैक्स है। बोलो, यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ जी। अब यहाँ पे, अभी इसको कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अमेंडमेंट है, मैं बताऊंगा अभी आपको ना। इसका यहाँ पे एक डीम्ड डिविडेंड का भी कंसेप्ट आया। क्यों आया वो भी समझ लीजिए। देखिए, डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट इसलिए आया कि अगर एक कंपनी है, उसके पास प्रॉफिट भी है, उसके पास शेयर कैपिटल भी है, और उसके पास अदर असेट भी है। ठीक है, एक कंपनी है जिसके पास प्रॉफिट भी है, शेयर कैपिटल भी और अदर एसेट भी है, राइट। अब ये कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बांटती है तो क्या वो डिविडेंड है? बताइए, अगर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट बांटती है तो डिविडेंड है ना। हाँ सर, ये तो डिविडेंड है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब डिविडेंड है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा? डीडीटी देना पड़ेगा, और शेयर होल्डर के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगा 10 लाख तो। ठीक है, अब कंपनी ने सोचा, जैसे ये छोटी मोटी कंपनियों की बात है ना, इसने कहा कि हम चार लोगों की कंपनी है, एबीसीडी, चार ही लोगों की प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, इसने सोचा कि यार जब हमें ही प्रॉफिट लेना है चार लोगों को, है ना, तो हम ये 20% टैक्स क्यों दें गवर्नमेंट को? कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे प्रॉफिट ये 20% टैक्स ना देना पड़े हमें गवर्नमेंट को। बोलिए, सही है सोच कंपनी की? मतलब सोच सकती है ना ऐसा, कि जब हमें चार लोगों को ही प्रॉफिट के बंटवारा करना है तो हम डिविडेंड के नाम से क्यों करें? डिविडेंड के नाम से करेंगे तो डीडीटी देना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका निकाला जाए कि प्रॉफिट भी शेयर होल्डर तक पहुंच जाए और टैक्स भी ना देना पड़े।
तो इन्होंने कई तरीके निकाले ऐसे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने सारे शेयर होल्डर को कोई एसेट बांट देते हैं, क्या कर देते हैं, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, और कह देंगे कि हमने तो एसेट बांटी, हमने प्रॉफिट थोड़ी बांटा है। समझ पा रहे हैं? फिर कहा कि सारे शेयर होल्डर को डिबेंचर बांट देते हैं कि भैया हम हमारे सारे शेयर होल्डर को डिबेंचर दे रहे हैं, ठीक है। या ऐसा करते हैं शेयर कैपिटल लौटा देते हैं, जो शेयर कैपिटल है ना इसको रिडक्शन कर देते हैं। पढ़ा है ना आपने कंपनी अकाउंट में, पढ़ा होगा शायद, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए का बना दो और 2-2 रुपए लौटा दो सबको। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको? कि नाम बदल दो, देना प्रॉफिट ये, पर नाम बदल दो जिससे हमें डीडीटी ना देना पड़े, ये डीडीटी ना देना पड़े। ओके, गवर्नमेंट भी होशियार निकली। गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट पड़ा है ना, या रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी प्रॉफिट ही है। अगर तुम्हारे पास ये पड़ा है तो तुम शेयर होल्डर को असेट क्यों दे रहे हो? पहले ये दो, अगर तुम्हें शेयर होल्डर को देना ही है तो पहले प्रॉफिट दो, असेट क्यों दे रहे हो? और अगर असेट देते भी हो तो हम तो ये मानेंगे कि पहले प्रॉफिट बटा है, तो इसको क्या माना गया, डीम्ड डिविडेंड। डिवेंचर दिया तो भी क्या माना गया, डीम्ड डिविडेंड। शेयर कैपिटल में कम किया तो भी क्या माना, डीम्ड डिविडेंड। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अरे भैया अगर तुम्हें पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें कैपिटल में कमी करनी है, तो पहले तुम प्रॉफिट तो बांटो। प्रॉफिट होते हुए तुम्हें अगर पैसा नहीं चाहिए तो शेयर कैपिटल कम क्यों कर दो? समझ पा रहे हो? भाई आपने किसी से पैसा उधार लिया और आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप इंटरेस्ट पहले लौटाओगे या प्रिंसिपल? सामने वाले को प्रिंसिपल का पेमेंट करोगे या पहले इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा? जाहिर सी बात, इंटरेस्ट का ही करना पड़ेगा ना। आप उसको कहते हो भैया 1 लाख रुपए देता हूँ, 5 लाख मैंने तेरे से उधार ले रखे, मैं तुझे 1 लाख देता हूँ, तो इंटरेस्ट को तो भूल जा और प्रिंसिपल में जमा कर ले। क्या कर लेगा वो? जाहिर सी बात नहीं करेगा, बोलेगा पहले इंटरेस्ट में एडजस्ट होंगे। तो गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि तुम कह रहे हो कि हमने शेयर कैपिटल लौटा दी, क्यों भाई, क्यों लौटा दी? बोला सर पैसे की जरूरत नहीं। तो पैसे की जरूरत नहीं थी तो प्रॉफिट बांट दो, शेयर कैपिटल लौटाने की क्या जरूरत है? और प्रॉफिट बांटने के बाद भी तुम्हें शेयर कैपिटल लौटानी है तो लौटाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मान लीजिए आपके पास 4 लाख का तो प्रॉफिट है, 20 लाख की शेयर कैपिटल, आप कहते हो मैंने 10 लाख की शेयर कैपिटल लौटा दी। अब गवर्नमेंट प्रॉफिट कितने को मानेगी बताओ, डीम डिविडेंड कितने को मानेगी? गवर्नमेंट क्या बोलेगी, कितना डिविडेंड है इसमें? सोच समझ के बताना, कितना डिविडेंड है इसमें? वेरी गुड मुरली सर, 4 लाख का डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड क्या, जितना प्रॉफिट है उतना ही तो डिविडेंड हो सकता है, उससे ज्यादा डिविडेंड थोड़ी हो सकता है। भैया आपने इनडायरेक्टली कितना प्रॉफिट पहुंचा दिया शेयर होल्डर के पास? तुषार एंड रिया, कितना प्रॉफिट पहुंचा दिया? 4 लाख ही तो पहुंचाया है, तो डिविडेंड तो 4 लाख ही होगा। 4 लाख से ऊपर तो डिविडेंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। समझ गए? तो आप 6 लाख की शेयर कैपिटल लौटाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये प्रॉफिट जो है ना, इतना हम डिविडेंड मानेंगे पहले, अगर आप किसी भी फॉर्म में लौटाओगे तो। बोलो आगे बात समझ में यहाँ पे? आपको याद होगा कैपिटल गेन में भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि लिक्विडेशन पे जब असेट बढ़ती है, लिक्विडेशन पे जब असेट बढ़ती है तो उसे भी डीम्ड डिविडेंड कहते हैं, उसमें जितना प्रॉफिट होता है। कैपिटल गेन में ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है, इसका क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, राइट? ओके, तो इस पे क्या पे करना पड़ेगा आपको? कंपनी को डीडीटी देना पड़ेगा, और आपके लिए एग्जम्प्ट होगा 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल होगा 10% के रेट से। बताओ पहले ये पॉइंट समझ में आ गया क्या?
ये मैं पुराना बता रहा हूं आपको सारा, अभी तक सारा पुराना प्रोविजन बता रहा हूं। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? यस। अब इस साल गवर्नमेंट ने क्या कहा ये सुनो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी झंझट मिटा दिया गवर्नमेंट ने। इस साल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम शेयर होल्डर से ही टैक्स चाहते हैं, हम कंपनी से टैक्स नहीं चाहते, तो हम डीडीटी हटा रहे हैं। क्या हटा दिया गवर्नमेंट ने? डीडीटी हटा दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जैसे ही डीडीटी हटाया, क्या ये शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल हो गया? बताइए। हाँ। और जैसे ही फुल्ली टैक्सेबल हुआ, क्या ये सेक्शन भी अपने आप हट गया? 10 लाख तक टैक्स फ्री, ऊपर टैक्सेबल, ये सिस्टम भी हट गया। हाँ जी सर, ये भी हट गया। ठीक है। अब ये वाले सिस्टम की बात आई कि सर इसे डीम डिविडेंड मानना या नहीं मानना। तो उन्होंने कहा कि देखो, डीम डिविडेंड मानने वाला कंसेप्ट तो जारी रहने दो, पर ये जो डीडीटी है यहां से भी हटा दिया। ठीक है, तो अभी ये भी आपके लिए डीम डिविडेंड तो है, पर अदर सोर्स इनकम में जुड़ जाएगा, जैसे और इनकम जुड़ती है वैसे ये भी जुड़ जाएगा। तो अब डिविडेंड एक सामान्य इनकम हो गई, जैसे बाकी इनकम होती है ना सारी, सेम नॉर्मल वैसी इनकम हो गई, और वो आपके सिंपल अदर सोर्स में जुड़ जाएगी, और वहां से आपको टैक्स देना है, दैट्स इट। स्पेशल टैक्स हटा दिया इसमें से। बोलो, आसान हो गया? तो बात अभी भी वही है कि अगर आप प्रॉफिट बांटोगे इनडायरेक्टली तो डिम डिविडेंड तो माना जाएगा, और वो टैक्सेबल शेयर होल्डर के ही हाथ में है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं। तो सर इससे गवर्नमेंट का लॉस, वो गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का लॉस है, क्योंकि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट का लॉस ही है, फायदा भी होता है गवर्नमेंट को। हो सकता है डीडीटी कलेक्शन कम आ रहा होगा इसलिए किया होगा, तो वो जाने ना। एक्चुअली पहले क्या होता था पता है आपको? पहले अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है, ठीक है, तो उन सब चीजों में चोरी हो जाती थी टैक्स की, क्या आपने जो टैक्स भरा ही नहीं। अब गवर्नमेंट ने सारी चीजें सेंट्रलाइज कर दी है, पेन आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, सब लिंक कर दिया गवर्नमेंट ने। तो जो भी इनकम आपको मिलती है ना एक नंबर में, जो ये डिविडेंड हो, ये सब चीजें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाती है डिपार्टमेंट के पास, तो आप चाह के भी इनको छुपा नहीं पाओगे। समझ गए? बोलो चलो आगे, कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। हालांकि इस पे एक कंडीशन लगाई गई है कि डिविडेंड से रिलेटेड जो खर्चे हैं उस पे एक कंडीशन लगाई गई है, वो अभी बताऊंगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, डिविडेंड के ट्रीटमेंट में कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? तो ये जो डिविडेंड है ना असेट बांटने वाला, ये होता है 222A में। फिर डिवेंचर बांटने वाला 222B में। फिर लिक्विडेशन वाला 222C सेक्शन में। कैपिटल कम करने वाला 222D में। और अगर लोन देता है ये किसी शेयर होल्डर को, तो उसको कहते हैं 222E में। इस तरीके से सेक्शन के नाम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाता हूं आपको। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, एवरी कंपनी एवरी ईयर कंपनी पेड सर्टेन अमाउंट, तो उसको डिविडेंड कहते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। ये देखिए, असेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर 222A में जितने रिजर्व एंड सरप्लस है उतना क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांटने पे, लिक्विडेशन पे एसेट बांटने पे, शेयर कैपिटल में कमी करने पे, और लोन या एडवांस देने पे, ये सारे डीम डिविडेंड माने जाएंगे, और सारे ही शेयर होल्डर की इनकम में जुड़ जाएंगे। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। पुराना प्रोविजन इसलिए बताया ताकि आप कंपेयर कर सके नए को। ओके, चलिए आगे आइए। अच्छा, बोनस शेयर डिविडेंड होता है क्या, बताइए? क्या बोनस शेयर्स को आप डिविडेंड बोल सकते हैं?
आपको जो बोनस शेयर मिलते हैं क्या आप उन्हें डिविडेंड कह सकते हैं? नो, वो डिविडेंड नहीं है बेटा। बोनस शेयर डिक्लेयर बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। ठीक है, उसे कोई डिविडेंड नहीं कहा जाएगा, ये बात समझ लेना, क्योंकि उसमें कोई असेट नहीं दे रहा है, वो शेयर्स दे रहा है। ओके, ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट अमेंडेड, अब ये इस साल चेंज हुआ ना 2020 में, तो वो लिखा हुआ है कि डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे अब क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए रेसिपिएंट के हाथ में। पहले नहीं होते थे, अब हो गए हैं। ठीक है, बोलो जी, क्लियर है? बोलते जाओ, रिप्लाई करते जाओ फटाफट, ताकि चीजें समझ में आती जाए। नेक्स्ट आ जाएगी सब। अब देखो, डिविडेंड है ना, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे कैसे करोगे? ईयर खत्म होने के बाद तो डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं भाई, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, जो नॉर्मल डिविडेंड है उसकी बात कर रहा हूँ। जो एनुअल डिविडेंड है वो तो ईयर खत्म होने के बाद मिलता है ना, क्योंकि तभी पता चलता है कंपनी को कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, और उसके हिसाब से देती है कंपनी। यस। अब अगर कंपनी को वो कब दिया कंपनी ने? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। तो हम उसे कौन से ईयर में टैक्सेबल करेंगे? जिस साल से वो रिलेटेड है वो, या जिस साल कंपनी ने हमको दिया वो? ये भी सोचने वाली बात है, क्या बताओ। अब 2020-21 कंप्लीट हुआ है, जून में कंपनी कहती है कि हाँ भैया हम आपको 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देते हैं, तो वो 2 रुपए पर शेयर हमारे लिए टैक्सेबल कब होंगे? 20-21 में, या इस साल जब हमें मिला है 21-22 में? बोलो, ये सोचने वाली बात है क्या? हाँ, तो इसके लिए ये टेबल दे रखी है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान है। डिविडेंड नॉट टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बट चार्ज एज पर द फॉलोइंग। देखिए, नॉर्मल डिविडेंड की बात करें, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो 20-21 में नहीं होगा, तब होगा 21-22 में टैक्सेबल, अगर 21-22 में डिक्लेयर किया है तो। आगे बात समझ में? बोलो, समझ में आ गई बात? जिस साल डिक्लेयर होगा उस साल टैक्सेबल होगा। ओके, इंटरिम डिविडेंड समझते हो क्या? इंटरिम डिविडेंड समझते हो क्या? पहले तो ये बताओ। यस, इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर साल के दौरान कंपनी को लगता है कि भैया हमने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, तो चलो शेयर होल्डर को कुछ देते हैं, तो वो होता है इंटरिम डिविडेंड, राइट? अब ये तो बिटवीन द ईयर दिया जा रहा है, तो जिस साल में ये डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है ले लो, अवेलेबल करवा दी जाती है प्रोसीड, सिर्फ डिक्लेयर नहीं, बोल दिया जाता है कि ले लो, आप तैयार हैं, अप्लाई कर दिया है। समझ गए? एक तो होता है डिक्लेयर करना, और एक होता है कि हम आपको पेमेंट इतनी तारीख को करेंगे। पेमेंट तो जब अवेलेबल होगा तब वो टैक्सेबल हो जाएगा। और डीम डिविडेंड, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, जिस साल में एसेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या पेमेंट किया जाता है। तो जिस साल हमें एसेट डिस्ट्रीब्यूट की गई उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ जी, टैक्सेबिलिटी समझ में आ गई? ओके, अब मैंने जो कहा था कि एक और अमेंडमेंट हुआ है, इसमें वो भी सुन लो, खर्चों में ये भी अमेंडमेंट है इस साल का, 2020 का। जब इन्होंने कहा कि भैया हम डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल कर रहे हैं, अब डीडीटी हटा के, तो इसका मतलब अब डिविडेंड कमाने के लिए हम जो खर्चा करेंगे वो भी हमें अलाउ होगा। बताओ हाँ या ना? डिविडेंड कमाने के लिए जो हम खर्चा करेंगे वो भी तो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा हम करते हैं तो वो हमें अलाउ होता है। किसी भी इनकम को कमाने के लिए हम कोई भी खर्चा करते हैं तो अलाउ होता है। अब पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट था, तो इसलिए उसके खर्चे अलाउ नहीं होते थे, पर अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया है तो उसके खर्चे अलाउ होने लग गए हैं, राइट? पर उस पर एक रेस्ट्रिक्शन डाली है, क्या? नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम ऑन म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अदर देन डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंसेज।
ठीक है। इन इनकम में से, डिविडेंड इनकम में से सिर्फ इंटरेस्ट के खर्चे की छूट मिलती है। इंटरेस्ट मतलब क्या? देखिए, इस बंदे ने शेयर परचेज किए। क्या परचेज किए? शेयर परचेज किए। तो पैसे कहां से आए? पैसे इसने लोन पे लिए, किसी से उधार लिए। तो उधार लेके इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब शेयर से इनको क्या मिलता है? डिविडेंड। तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा है, क्या वो डिविडेंड से चार्ज कर सकता है? हाँ, वो डिविडेंड इनकम में से कम कर सकता है। बट कंडीशन ये है कि 20% के बराबर ही कर सकता है। मतलब अगर 1,000 का डिविडेंड मिला है तो 200 रुपए तक का ही इंटरेस्ट वो लेस कर सकता है, बाकी लेस नहीं कर सकता। बोलिए, बात समझ में आ गई? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड पे भी वही डिविडेंड मिलता है ना। म्यूचुअल फंड पे भी ऐसे ही जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बोल दो भैया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कंप्लीटली यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो। तुषार, हिमांशु, राकिब, रिया, मुरली, शशांक, नेहा? नहीं है? चलिए आगे आ जाइए सर। अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब आपने कोई बॉन्ड खरीद रखा है, आपने कोई डिबेंचर खरीद रखा है, तो बताइए क्या उसकी इनकम यहाँ आएगी? अगर आपने कोई बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो उसकी इनकम यहाँ आएगी। ये सर डेफिनेटली यहाँ आएगी, कुछ सोचना ही नहीं है। अब ये जो बॉन्ड डिबेंचर आप खरीद रहे हैं, ये गवर्नमेंट के हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के हो सकते हैं, कंपनी के हो सकते हैं, हाँ कॉरपोरेशन के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। बस इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे काम की चीज ये है, हमारे काम की चीज ये है। देखो, अगर आप सिक्योरिटीज में डील करते हैं, सिक्योरिटी लेना बेचना करते हैं, एज ए स्टॉक उसको काम में लेते हैं, तो उससे होने वाली इनकम बीएनपी में आएगी। कोई दिक्कत इसमें? अगर आपने स्टॉक को, बॉन्ड और डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, एज ए स्टॉक रखा हुआ है, तब तो उससे होने वाला फायदा बीएनपी में जाएगा। और अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा है तो उससे होने वाला फायदा अदर सोर्स में जाएगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? इंटरेस्ट कौन से हेड में जाएगा, इस बात में कोई दिक्कत है क्या? बोलते जाओ भी, बोलते जाओ। जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे ना, उतना अच्छे से, उतनी जल्दी कोर्स हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो कल कल भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इधर कौन से हेड में इनकम जाती है, जिस तरीके का नेचर होता है। ठीक है, स्टॉक है तो बीएनपी में, इन्वेस्टमेंट है तो अदर सोर्स में। बस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही बात आ गई। अगर मुझे इंटरेस्ट मिला टीडीएस कट के, तो बताओ इनकम में क्या लूंगा, ग्रॉस या नेट? अगर मुझे इंटरेस्ट मिला है टीडीएस कट के, तो मैं ग्रॉस अमाउंट इनकम में जोड़ूंगा या नेट अमाउंट जोड़ूंगा? हमेशा ग्रॉस ही जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ग्रॉस है तब तो डायरेक्टली जोड़ दो, और नेट है तो इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस अप करना पड़ेगा। समझ गए? जैसा कल कैजुअल इनकम में बताया था। ठीक है। अच्छा, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ सकता है क्या? जैसे कि कलेक्शन चार्जेस, कहीं पे पैसा लेने के लिए जाना पड़े, आना पड़े, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिया हो, उसका चार्ज, उसका इंटरेस्ट, बताइए
क्या ऐसे खर्चे भी करने पड़ सकते हैं हमें? यस सर। तो वो सारे लेस हो जाएंगे, तो दिक्कत ही नहीं है उसमें। कि जो भी खर्चा हमने इंटरेस्ट इनकम को कमाने के लिए किया है, हाँ, सब सब सब, कोई कमीशन दिया है किसी को, कुछ भी, सारे खर्चे, एनी एक्सपेंसेस लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। इस इनकम को कमाने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया वो सब लेस। बोलो आगे बात समझ में? ठीक है। टीडीएस क्या रेट करता है? 10% और 7.5%। ये मैं आपको टीडीएस चार्ट भेज चुका हूँ, है ना। और टीडीएस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आप समझ लेना इसको, समझ गए? तो इंटरेस्ट पे जो जनरल रेट है ना, वो तो है 10% टीडीएस। तो अभी कोरोना में क्या किया गया, 14 मई 2019 से, हाँ सॉरी, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में टीडीएस की रेट घटा दी गई और बोला कि 7.5% से ही टीडीएस कटेगा। बोलो आगे बात समझ में? जनरली रेट 10% है और इस पीरियड के बीच में अगर इंटरेस्ट मिला है तो 7.5% टीडीएस कटेगा। तो उसी हिसाब से आपको ग्रोस अप करना है। ओके, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। इसको आप इंपोर्टेंट मान लीजिए शॉर्ट नोट के रूप में, बस, और कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट नोट आ सकता है इस पे एग्जाम में। ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई? तो देखिए, समझिए बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है। देखिए, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है, आपको पता है डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, बताइए। सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कल बात की थी हमने। बताओ, बॉन्ड और डिबेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट कैसे मिलता है? डेली मिलता है क्या? नहीं, 6 6 महीने से मिलता है जनरली, ना। 2 बार मिलता है, जैसे जून और दिसंबर, कल बताया था ना। ठीक है। अब इसमें भी डेट होती है, डेट के हिसाब से मिलता है, राइट। अब ये ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बॉन्ड वॉशिंग, ये समझिए। देखिए, मेरे पास 10 लाख रुपए के बॉन्ड है और मुझे इस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलने वाला है, पर मेरी इनकम ऑलरेडी हाई है, तो इसका मतलब मेरे पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। बताइए, हाँ या ना? हाँ। तो मैंने क्या किया, अपना टैक्स बचाने के लिए, मुझे पता था कि जून में, मैंने डेट पता करी, मुझे पता चला कि सर 16 जून को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, या 30 जून को मिलेगा, ये मान लीजिए, चलो 30 जून को इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे ये पता चला। तो मैंने क्या किया, जस्ट 30 जून से पहले ये सिक्योरिटीज अपने वाइफ के नाम कर, बोले आई बात समझ में? ताकि वो इंटरेस्ट मेरे हाथ में टैक्सेबल ना होके उनके हाथ में हो जाए और मेरे को कम टैक्स देना पड़े। समझ रहे हैं? मतलब हम हमारी इनकम को ऐसे डाइवर्स कर रहे हैं कि भाई जैसे इनकम अक्रू होने वाली है उससे जस्ट पहले सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दो, ताकि आपको उस पर टैक्स ना देना पड़े। ठीक है, बोलो आगे बात समझ में? तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया ये ट्रांजेक्शन। गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसे नहीं चलेगा, आपकी इनकम है, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। तो वो इसको वापस आपकी इनकम में जोड़ देंगे। इस पूरे ट्रांजेक्शन को क्या बोला है? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। एक बार रीड करके देख लो, आप सबके पास नोट्स हैं, एक बार रीड करके देख लो इसको। ये प्रोविजन है।
जैसे ही जब भी इंटरेस्ट मिलने वाला होता है मैं सिक्योरिटी ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर वापस ले लेता हूँ। ऐसे ही चलता रहता है काम। जीनियरली ट्रांसफर देखो, अगर जीनियरली ट्रांसफर करते तो आप रीक्वायर नहीं करते ना, अब वापस नहीं लेते ना फिर उनसे। यहाँ क्या लिखा है कि आपने ट्रांसफर किया और रीक्वायर कर लिया उस डेट के बाद उसको वापस। तो अगर आपने सिर्फ ट्रांसफर किया, रीएक्वायर नहीं किया, तो ठीक है, फिर थोड़ी बॉन्ड वॉशिंग होगा। पर आपने अगर वापस एक्वायर कर लिया, तो इसका मतलब आपने क्यों दिया था उनको? सिर्फ और सिर्फ इनकम डाइवर्ट करने के लिए। आई मीन रिक्वायर के लिए कोई नहीं, टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट तो नहीं है। बट मान लीजिए कि वो नेक्स्ट इनकम मिलने से पहले या फिर एक जेन्युइन टाइम के अंदर, तो वो तो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। उसको क्या लगता है, उसको लगता है कि आपने इसीलिए प्लानिंग की है, तब तो वो ध्यान देगा। उसको लगता है नहीं कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मली किया है, जैसे आज दिया 3 साल बाद वापस लिए, तो वो जाहिर सी बात है उस केस में ऐसा नहीं लगेगा कि गड़बड़ है। ठीक है। ओके, आइए आगे। इनकम ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड। इनकम ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये क्या है? देखिए, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का मतलब आपने एक नाम सुना है, जीरो कूपन बॉन्ड भी सुना है। जीरो कूपन बॉन्ड भी नाम सुना है ना आपने? यस। तो वैसे ही ये भी बॉन्ड है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड इन फॉर्म ऑफ जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। देखिए ये रहा, वैसे ही फॉर्म है। बॉन्ड आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑन मेच्योरिटी फेस वैल्यूज पे। मतलब आपको साल भर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा। अभी सस्ता मिलेगा और बाद में इश्यू, डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, और फेस वैल्यू पे मिच्योर। जैसे 100 रुपए वाला बॉन्ड आपको आज बोला गया 70 रुपए में ले लो, और मेच्योरिटी पे हमसे 100 रुपए ले जाना। बताइए, आसान है। बोलिए, मतलब समझ में आ गया? जो हैवी डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते हैं, हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। बोलो भी, जवाब दे दो, आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है, ओके। अब सुनिए क्या बोल रहा है। अगर ये बॉन्ड्स ऐसे हैं, any change in the market value of the discount bond from the end of financial year to another shall be treated as interest income. ठीक है, where SSC is not an original subscriber, then income of the valuation date immediately following the market date. इसको ऐसे मत समझो आप, मैं इसको आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए, आपने 100 रुपए में बॉन्ड परचेज किया, ध्यान से सुनना, और एट द ईयर एंड उसकी रेट 110 रुपए होगी, तो बताइए आपने कितना इंटरेस्ट कमाया? 10 रुपए। तो इस साल की इनकम में आप कितना ले जाएंगे? 10 रुपए। कितना ले जाएंगे? 10 रुपए। ओके, ठीक है, ये तो हो गया पहले साल का काम। दूसरे साल के एंड में इसकी मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू 130 रुपए है, तो बताइए दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 20 रुपए। अरे 20 कमाया ना, 30 थोड़ी कमाया, समझ गए? तो पहले साल का तो आप कैसे निकालेंगे? मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर और इश्यू प्राइस। दूसरे साल का कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग मैच्योरिटी वैल्यू माइनस ओपनिंग। बस ऐसे चलता रहेगा। बताइए क्या ऐसे इंटरेस्ट निकलता रहेगा? ठीक है, ये उन बॉन्ड की बात है जो रिडम्पशन नहीं होता, जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर रिडम्पशन होता है तो कैपिटल गेन में चला जाएगा, हमने पढ़ा था। बताइए, अगर रिडम्पशन होता है तो कैपिटल गेन में पढ़ा था ना अपन ने, रिडम्पशन प्राइस और इश्यू प्राइस। बोलो भाई, पढ़ा था क्या? कैपिटल गेन में आ जाएगा। ओके, तो अगर रिडम्पशन या ट्रांसफर होता है तो कैपिटल गेन में आ जाएगा, और रिडम्पशन और ट्रांसफर नहीं होता है तो कहाँ चला जाएगा? इंटरेस्ट इनकम में, अक्रूड इनकम के हिसाब से जाता रहेगा। बता दो जी, यहां तक कोई डाउट किसी के है तो? नहीं है? चलिए, अब एक पॉइंट तो बचा हमारा गिफ्ट का। एक पॉइंट तो हमारा बचा है गिफ्ट का, जो तो हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि उसमें एक क्लास पूरी लगेगी। बाकी ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, आप सेक्शन 57 पे आ जाइए। सेक्शन 57 क्या कह रहा है? सेक्शन 57 कह रहा है कि किसी भी इनकम को कमाने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया गया है तो आप उसे लेस कर सकते हैं। जैसे कि करंट रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, या कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा अगर आपने किया है तो उन सबको आप लेस कर सकते हैं, जैसे बीएनपी में करते थे। बताइए, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल आसान बात, जो बीएनपी कहता है वो ये कहता है। अरे बोल दो भाई, रिप्लाई कर दिया करो। हाँ तो रिप्लाई कर दो ना, हर बार इंतजार करना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है सेक्शन 58, एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन अदर सोर्सेज।
कौन से, देखो बीएनपी में कौन कौन से नहीं आते थे? पर्सनल नहीं आते थे, इंडिया के बाहर पेमेंट बिना टीडीएस के नहीं आता था, सैलरी पेमेंट बिना टीडीएस के नहीं आता था, कोई भी खर्चा 10,000 से ज्यादा कैश में किया है तो नहीं आता था, रिश्तेदार को एक्सेस किया है तो नहीं आता था, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स नहीं आते थे, ठीक है, कैजुअल इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चा किया वो नहीं आएगा। तो ये वही सारी कंडीशन है जो हमने बीएनपी में पढ़ी है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। बीएनपी में जो खर्चे डिसअलाउड थे ना, वही सारे खर्चे यहाँ भी डिसअलाउड है। ये यहाँ पे स्पेशली आ गया कि कैजुअल इनकम को कमाने के लिए कोई खर्चे की छूट नहीं मिलती, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। बताओ भैया, सेक्शन 57 और 58 में कोई डाउट? सेम बीएनपी का कंसेप्ट है, ये अलाउड एक्सपेंसेस हैं और ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं। ओके, चलो आगे क्या कह रहा है सर? अगर पहले कोई खर्चा अलाउ हो गया था और बाद में वो रिकवर हो जाता है, आपको याद है बीएनपी में एक सेक्शन पढ़ा था हमने 41 सबसेक्शन 1 पढ़ा था, याद है क्या? डीम्ड इनकम का, यस, सेम उसी की कॉपी है कि अदर सोर्स में अगर आपको कोई खर्चा अलाउ हुआ था और वो वापस मिल जाता है तो आप उसे क्या मान लेंगे? इनकम मान लेंगे। हाँ, वहां पे बेड रेट रिकवर था, बैलेंसिंग चार्ज था वगैरह वगैरह, तो वैसे ही यहाँ पे बोल दिया, तो सेम उसी की कॉपी है। तो जो सेक्शन 57 है वो अलाउड एक्सपेंसेस, 58 है डिसअलाउड एक्सपेंसेस और 59 है डीम्ड इनकम। बीएनपी के अंदर इसके लिए हम पढ़ते हैं 32, 38, है ना, 32, 38, इसके लिए पढ़ते हैं 42, 43 बी, और इसके लिए पढ़ते हैं 41। लो जी, सारी चीजें उससे कनेक्टेड है। बोलो जी, बात समझ में आ गई? माइनर और मेजर से इनकम की कोई दिक्कत नहीं है, माइनर भी अगर इनकम कमाता है तो माइनर के लिए टैक्सेबल है, उसके बिहाफ पे टैक्स कोई और पे कर देता है, जैसे सीए हो गया या उसके गार्जियन हो गए, वो पे कर देते हैं। तो माइनर चाइल्ड भी पैसे कमा सकता है और उसके नाम पे भी टैक्स जा सकता है, बस पेमेंट कौन कर देगा? या तो उसका लीगल एडवाइजर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कर देगा, या लीगल गार्जियन कर देगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल गिफ्ट वाला कंसेप्ट और बचा है, वो पढ़ा के इसके क्वेश्चन करवा देंगे।